गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम्पल में। एक बार मुझे बताएंगे कि आपको आवाज आ रही है क्या? आवाज सुनाई दे रही है क्या आपको? एक बार बताएंगे मुझे। रोहित, सरिता, अभिषेक, एक बार बच्चे रिस्पोंड करें कि क्या आपको आवाज वगैरह सुनाई दे रही है। हाँ जी, फिर हम अपनी बातों को आगे कहना शुरू करेंगे कि हमारे यहाँ पर आज हमें पढ़ना है भारतेंदु युग। बताएं एक बार, भारतेंदु युग। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं मोनिका स्वागत। ठीक है। ओके, वेरी गुड आफ्टरनून जी। मुझे बताएं कि आपको ये सुनाई दे रही है, आवाज वगैरह आ रही है आपको? ओके, आपको ग्रीन पेपर दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी। ओके। पता नहीं, एसएससी एग्जाम बाय एग्जाम्पल का तो नहीं पता। हाँ जी। चलिए कोशिश करती हूँ मैं। सोसाइटी वाला मुझे नहीं पता है जी, सोसाइटी वाला मुझे नहीं पता है बच्चे। हाँ जी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप एक इसको देखेंगे, क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन को देखेंगे कबीर में से। ठीक है, कबीर का एक सवाल देखेंगे आप। जी, चलिए एक क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पर कबीर दास का। क्वेश्चन पूछा गया है वर्ष 2021 में। ठीक है, और क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में पूछा गया है। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, प्रश्न। आप मुझे बताना आप करने में सक्षम है या नहीं है, फिर मैं आपको थोड़ी सी चीजों को बता दूंगी, लिखना आप ही को। बस इतना पूछा है, कबीर की प्रासंगिकता। कबीर की प्रासंगिकता, बस ये है आपका क्वेश्चन। कहाँ पूछा है? सिविल सर्विसेज 2021 मेंस एग्जाम। कितने स्टूडेंट्स हैं जो इसको लिखने की क्षमता रखते हैं? कबीर की प्रासंगिकता, केवल ये सवाल पूछा है। कबीर की प्रासंगिकता एक क्वेश्चन है आपका, और इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं जो मुझे लिख करके दिखा सकते हैं 250 वर्ड्स में? कितने वर्ड्स में मैंने बोला? 250 शब्दों में इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं आप। बताएं फटाफट से। कबीर की रेलेवेंसी, और इसमें कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, कौन कौन सी चीजें लिखनी है, उनके विषय में मैं अभी विषयवार वर्णन कर दूंगी। लिख करके आप देखिएगा कि कैसे आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो बताएं एक बार कि कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे जो इसको लिखने की क्षमता रखते हैं? कितने स्टूडेंट्स हैं जो लिखने की क्षमता रखते हैं? तरुण, लिख दोगे इसको? जी। आंचल, शिवानी, प्रियंका, अभिषेक, विशाल, कविता, रोहित, आप में से मिहिर, कितने, विक्रम, कितने बच्चे लिख सकते हैं इसको? बताएं एक बार मुझे। कबीर की प्रासंगिकता में ये जो सवाल आपसे पूछा गया है, लिख देंगे? अभिषेक जी भी लिख देंगे, विक्रम भी लिख देंगे। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आपको यूज करने हैं। ये 2021 का ही है, पुराना सवाल है नहीं कोई। तो सबसे पहले तो हम कबीर दास जी के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा वर्णन कर देंगे। वर्णन के अंदर हमें क्या करना है? वर्णन के अंदर हमें करना है कि भाई वो निर्गुण संत काव्य धारा के
कवि थे। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे कि वो एक मल्टी डायमेंशनल यानी कि बहुआयामी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। ठीक है, हिंट ही दे रही हूँ, आप लोग हिंट लिख लीजिए या तो। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कौन सी धारा के थे। कबीर दास किसके थे? निर्गुण, निर्गुण यहाँ पर लिख सकते हैं निर्गुण धारा के, निर्गुण धारा के या निर्गुण संत काव्य धारा के, जो आपको लिखना है वो लिख दीजिएगा। इसके कवि थे, पहली बात। दूसरी, आप शुरू कैसे करेंगे कि भाई वो बहुआयामी व्यक्तित्व था उनके अंदर। कैसा था? बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे वो बहुत ज्यादा। ठीक है, तीसरी बात आप यहाँ पर लिख देंगे कि वो एक संत थे। ठीक है, दूसरा वो सोशल, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देते थे, तो आप कह सकते हैं कि वो एक समाज को सुधारने वाले उसके रूप में भी सामने आया, यानी कि समाज सुधारक के रूप में भी आप उन्हें यहाँ पर देख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, कौन थे? तो आप बता देंगे कि वो एक समाज सुधारक भी थे। ठीक है जी, तो समाज सुधारक थे, संत थे, आप लिख सकते हो वो एक कवि भी थे। ठीक है, ये सारी चीजें लिख दी आपने। साथ ही साथ यहाँ पर आप लिखोगे कि वो जो कबीर दास है, वो जहां जिस समाज में रह रहे हैं, यानी कि सामंती समाज में रह रहे हैं ना वो, तो सामंती समाज में रहते हुए भी उन्होंने जो धार्मिक रूप से और जो सामाजिक रूप से कुरीतियां थी, है ना, जो यहाँ पर गलत बातें थी, नेगेटिव बातें थी, उन कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने क्या किया? कदम उठाए। और इस काल में रहकर भी, इस काल का मतलब यहाँ पर है जहां पर लोग चाटुकारिता से बाज नहीं आ रहे थे, इस काल में रहते हुए भी उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मतलब आउट ऑफ द वे जाकर के काव्य लिखा। और मतलब न केवल कबीर उस समय में प्रासंगिक थे, बल्कि आधुनिक समय में भी कबीर की प्रासंगिकता इन सब चीजों से दिखाई देती है। ये चीजें हो गई, आपने ये चीजें लिख ली आप लोगों ने। आरती, आपका क्वेश्चन आ गया था, बहुत अच्छा लिखा है आपने, अभी मैं उस पर भी चर्चा करूंगी थोड़ी देर में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं धार्मिक कुरीतियां, सामाजिक कुरीतियां, इन सब कुरीतियों से बचाव के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजों को यहाँ पर वर्णन किया है। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि कबीर के प्रमुख विचार क्या क्या है ना, क्योंकि हमें तो एक साधना है और ऑप्शनल का है, तो हम छोटा तो लिख नहीं सकते। तो कबीर के जो प्रमुख विचार हैं, उन प्रमुख विचारों के अंदर आप किन किन चीजों को देख सकते हैं, यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे कि उनके प्रमुख विचार। सबसे पहली बात यहाँ पर आप लिखेंगे कि कबीर जाति प्रथा के घनघोर विरोधी थे। ठीक है, जाति प्रथा के विरोधी, पहला लिख दिया आपने, पहली हेडिंग डाल दी, जाति प्रथा के विरोधी। अब यहाँ पर जाति प्रथा के विरोधी में आप लिख देंगे कि भाई उस समय के समाज में, मध्यकाल में, और मध्यकाल का संबंध किससे है? विचारों की तार्किकता से नहीं है, विचारों की किससे है? संकीर्णता से है मध्यकाल का मतलब। तो मध्यकाल में रहते हुए जहां इन्होंने सामाजिक बुराइयों का विरोध करा, वहीं पर इन्होंने जो है जाति प्रथाओं का, अमानवीयता का, जो भी अमानव के तत्व थे उनका, सभी का इन्होंने विरोध करा। इसमें आप लिख सकते हैं वही वाला कोटेशन, जो तू बामन बमनी जाए। ठीक है, लिख दोगे जो तू बामन बमनी जाए, तो आन बाट है क्यों नहीं आया, जाति पाति। ठीक है, इससे संबंधित आप ये चीजें यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरी चीज आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसमें इसी की जाति वाला जब आपने लिखा, तो यहीं पर आप इसकी प्रासंगिकता को भी मेंशन कर सकते हैं कि ये प्रासंगिकता उस समय के हिसाब से तो है ही है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें प्रासंगिकता ही बताना है, तो ये प्रासंगिकता आज के समाज में भी बहुत तगड़ी है। यानी कि आप लिख देंगे कि जिस प्रकार से जाति प्रथा का विरोध कबीर सामंती व्यवस्था या मध्यकाल के अंदर करते हैं, वो जाति व्यवस्था और छुआछूत आज भी, यानी आधुनिक समाज में भी खड़ी हुई है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि जैसे इसमें कुछ भी आप इस तरीके के पॉइंट डाल सकते हैं जो आप सोसाइटी या सोशल इश्यू में पढ़ते हैं, कि आज भी दलितों को घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है, आज भी जो है कुछ जातियों को उच्च और कुछ जातियों को निचला माना जाता है, हालांकि हम 21वीं सदी में जी रहे। तो ये आप इसे इंटर रिलेट करके लिख देंगे। ठीक है, आप इसे क्या करके लिख देंगे? इंटर रिलेट करके यहाँ पर लिख देंगे। समझ आ गई बात? तीसरी चीज आप यहाँ पर लिखेंगे, जो दूसरा बिंदु रहेगा इसका, दूसरे बिंदु के अंदर आप लिख देंगे कि कबीर के यहाँ पर जो सांप्रदायिकता की समस्या थी, उस पर भी इन्होंने विचार विमर्श करा और अपने काव्य को लिखा, सांप्रदायिकता की समस्या। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा इन्होंने कि हिंदू मुस्लिम के बीच में जिस तरीके की टकराहट या जिस तरीके के विवाद उस समय पर थे, उन विवादों से निपटने के लिए कबीर ने अपने एक प्रगतिशील काव्य को लिखा। ठीक है, प्रगतिशील काव्य को लिख दिया। और यहाँ पर आप फिर आज की प्रासंगिकता इसमें लिख सकते हैं, किस तरीके से सांप्रदायिकता की आज भी जो कबीर उस समय लिख गए, क्या प्रासंगिकता है। तो लिख दोगे आप कि भाई आज भी जिस तरीके से हेट स्पीच चलती है, समझ तो आता है ना हेट स्पीच क्या होता है, जिस तरीके से हेट स्पीच चलती है आज भी जिस तरीके से हमारे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की शादी होने पर क्या बता दिया जाता है कि ये तो जिहाद चल रहा है। ठीक है,
ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आप यहाँ पर मोब लिंचिंग लिख सकते हैं, किसी को भी देख करके, है ना, सामने वाले के पहनावे आदि को देख करके उसको मोब मिल करके लिंच कर देती है, मार देती है। आप यहाँ पर और लिख सकते हो चीजों को, जैसे कि हिंदू मुस्लिम दंगों का आप यहाँ रेफरेंस दे सकते हो। ये सारी चीजें आप यहाँ पर लिख दिए। नंबर 3 पर आप लिख दोगे आडंबर। आडंबरों के घनघोर विरोधी थे। आडंबरों के विरोध में हमारे कबीर दास जी आते हैं उस समय पर, सोचो मध्यकाल के अंदर। तो आडंबरों के विरोध में आप लिख दोगे कि जिस प्रकार से धार्मिक स्तर पर वो उस समय की जो समाज था वो टिका हुआ था, है ना। यहाँ पर आप लिख दोगे कि इन्होंने इन धार्मिक सिंबल्स का और इन धार्मिक सामाजिक आडंबरों का पुरजोर विरोध करा, है ना, पूजा पाठ का विरोध करा। यहीं पर आप लिख दोगे फिर कि काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लिए चुनाए और ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। ठीक है, इसी प्रकार से आपको केवल यहाँ पर एक नहीं रहना है, आपको यहाँ पर हिंदुओं के लिए भी लिख लेना है, यानी मुस्लिमों के साथ साथ ही आपको हिंदुओं के लिए भी, कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ते चक्की भली क्या था, पीस खाए संसार। ठीक है, इस तरीके की चीजें आप यहाँ हिंदू और मुस्लिमों के लिए, दोनों के लिए लिख करके आगे बढ़ोगे। फिर आप आडंबरों के विरोध की प्रासंगिकता आज के समय की यहाँ पर बता दोगे कि क्या प्रासंगिकता है। आप लिख दोगे कि भाई जिस तरीके से धार्मिक शोषण उस समय हुआ है, तो ये धार्मिक शोषण आज भी मौजूद है हमारे समाज में। जैसे आप लिख सकते हो कि जैसे गंगा स्नान को क्या माना जाता है कि भाई कोई गंगा में स्नान करके क्या कर सकता है, सारे पाप धुल सकता है। ठीक है, आप लिख सकते हो कि जो 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 हज वगैरह है, या इस तरीके के जो धार्मिक रथ यात्राएं निकाली जाती है जिसमें हुजूम जुड़ जाता है, कई लोग मर जाते हैं, भीड़ भवन, ये सब चीजें आप लिख सकते हो। तो आगे आप लिख सकते हो कि इसमें एक दो चीजें और लिख सकते हो कि हाँ, कबीर का जो एनवायरनमेंट के प्रति, है ना, चौथा पांचवा जो भी पॉइंट होगा ये, पर्यावरण के प्रति कबीर का क्या तात्पर्य था। तो पर्यावरण, या आप इकोलॉजिकल, या जो वो चेन होती है ना, फूड चेन, उस पर कबीर उस समय कह गए कि भाई, कबीर क्या कहते हैं, कबीर कहते हैं कि बकरी पात खात है ताकि काड़ी खा लिए। तो आपने नहीं लिखा ना, इसमें लिख लो आप इसे, बकरी बकरी पात यानी पत्ते खाती है, बकरी पात खात है ताकि, आपने उसकी क्या कर ली, उसकी खाल निकालनी शुरू कर दी, ताकि काढ़ी यानी निकाली, है ना, ताकि काढ़ी खाल। ठीक है, और जो नर बकरी खात है, बकरी खात है, तिनको कौन हलाल। ठीक है, तिनको कौन हलाल। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई ये पर्यावरण के लिए है, ये इकोलॉजिकल के लिए है, ये उस चेन के प्रति है, फूड चेन जो होती है, खाद्य श्रृंखला। भाई ये बीच में ये बकरी क्या कर रही है, बकरी तो पत्ते ही खाती है केवल, तो इसकी तुमने खाल निकाल ली, और जो व्यक्ति बकरी को खा रहा है उसका बताओ क्या करोगे तुम। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि प्रकृति के सभी तत्व जो बहुत ही ज्यादा संरक्षित करके रखने चाहिए थे, उन संरक्षित किए गए तत्वों को भी तुम संरक्षित नहीं कर पा रहे हो, और इस तरीके से तुम फूड चेन को बिगाड़ रहे हो। ठीक है, तो ये प्रासंगिकता आज के लिए भी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मुझे एक बात बताइए कि आपको इस प्रश्न को लिखने में क्या परेशानी आ सकती है। ठीक है, क्या प्रश्न है, जन्मेजय हमारा प्रश्न था कबीर की प्रासंगिकता, जो कि इस वर्ष यानी 2021 में, पिछले वर्ष पूछा गया था। ठीक है, पिछले वर्ष पूछा गया था। तो इस पिछले वर्ष के पूछे गए प्रश्न में आप लोग किस तरीके से 250 नंबर में लिख सकते हैं, वही हमने अभी तक वर्णन किया है। हाँ जी, तो कितने स्टूडेंट्स हैं जो इस प्रश्न की उत्तर को लिख सकते हैं और मुझे भेज सकते हैं, जल्दी बताएं। आरती, आपका उत्तर आया था, बहुत बढ़िया उत्तर था आपका, अच्छे से लिखा आपने व्याख्या वगैरह। ठीक है, एक प्रश्न आया है यहाँ पर, आप मुझे बताइएगा कि आप इसे लिख सकते हैं क्या। हम जो अभी करने जा रहे हैं भारतेंदु युग, ठीक है, तो भारतेंदु युग से ही रिलेटेड किस तरीके का प्रश्न आया, पहले आप प्रश्न को देख लेंगे। भारतेंदु युग, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है भारतेंदु युग से, 2021 की मैं बात कर रही हूँ, कब की, 2000 आई थिंक 20 में पूछा है ये, कि ये प्रश्न दिमाग में रखिएगा, तो जब पढ़ेंगे तो आपके उत्तर के पॉइंट समझ में आते चले जाएंगे। हिंदी के स्वरूप निर्धारण,
हिंदी के स्वरूप निर्धारण में भारतेंदु युग का योगदान। कब पूछा? सिविल सर्विसेज 2020 में। ठीक है, हिंदी के स्वरूप निर्धारण में, यानी कि जो हिंदी है उसमें हमें क्या करना है, उसके पूरा का पूरा जो निर्धारण इसने अब जो जिस रूप में हम हिंदी को आज देख रहे हैं, इसमें भारतेंदु युग का क्या योगदान रहा है आपको वो बताना है। अब सबसे पहली बात तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो भारतेंदु युग है जिसे अभी हम पढ़ेंगे, भारतेंदु युग की सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे, कैसे आया, किस तरीके से से कहां तक माना जाता है, कोई बता सकते हैं समय इसका कहां से कहां तक है? इतने महान व्यक्ति थे कि इनके नाम पर ही एक पूरे युग का नाम रख दिया, और इसमें कई लोग आए हैं। ठीक है, कई लोग आए हैं इसमें। ठीक है, कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, अभी मैं इसमें भी चर्चा कर लूंगी, 1 मिनट का समय दीजिए तरुण। ठीक है, इसमें मुझे समय बताएं भारतेंदु युग का समय क्या है। दूसरी बात आ जाती है यहाँ पर, हिंदी साहित्य के जो आज हम हिंदी साहित्य, भाई बहुत ठंडा है दिल्ली में, मेरे हिसाब से 4 डिग्री टेम्परेचर है, 4-5 डिग्री। हिंदी साहित्य के स्वरूप निर्धारण में योगदान, ये आपको बताना। ठीक है, ये आपको यहाँ पर उत्तर में 2 पार्ट लिख करके चलना है कि किस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक की चीजें समझ में आ जाएंगी। लिख लोगे इसको? लिख लोगे इसको? बताए एक बार फटाफट से। लिख लोगे? जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया अभी हम पढ़ेंगे पहले इसको, पर समझ में आ गया कि क्या लिखना है इसमें, क्या लिखना है इसमें, वो चीज समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो जी? अब यहाँ पर तरुण एक सवाल बता रहे हैं, पहले इसको लिख लो फटाफट से, मतलब क्वेश्चन आप वो कर लो कम से कम। यहाँ पर कबीर ने एक सवाल, इन्होंने तरुण ने एक सवाल बताया, कबीर वाणी के डिक्टेटर है। ठीक है, कबीर वाणी के, बिल्कुल 1850 से कब तक? 90 तक। जी बिल्कुल माना जाता है इनका समय, कोई कोई 57 से भी मानता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर तरुण एक सवाल बोल रहे हैं, कबीर से पूछा गया है कि कबीर क्या है? वाणी के डिक्टेटर है। डिक्टेटर का मतलब समझ रहे हो आप? डिक्टेटर क्या होता है? डिक्टेटर का मतलब कोई बता सकता है? डिक्टेटर है, यहाँ पर जो पूरा सवाल रहा वो ये रहा, कबीर वाणी के डिक्टेटर है। इस कथन में, इस कथन के आलोक में, इस कथन के आलोक में, इस कथन के आलोक में कबीर की अभिव्यंजना शैली है। किसी के पास में ये उत्तर प्रश्न इसका यही था शायद, कबीर की अभिव्यंजना शैली पर विचार करें, ये सवाल था। और ये सवाल पूछा कब गया है? ये पूछा गया आपका 2021 में पूछा गया है शायद, है ना? CS 2021। क्या है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर है, कबीर वाणी के डिक्टेटर है। इस कथन के आलोक में कबीर की अभिव्यंजनात्मक शैली पर विचार कर, ये क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। डन, ये क्वेश्चन है आपका कि अभिव्यंजनात्मक शैली पर क्या करना है आपको? विचार करना है। सबसे पहली बात तो आप यहाँ पर शुरू कैसे करेंगे से, वही कबीर का गुणगान करने से, कि वो व्यक्ति कौन थे? वो निर्गुण भाषा के, निर्गुण संत काव्यधारा के बहुत महान कवि थे। ठीक है, निर्गुण संत काव्यधारा। ठीक है, दूसरी बात आप यहाँ पर लिखोगे कि भाई वो बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, या आप कहेंगे कि एक प्रमुख व्यक्तित्व है जिनके बारे में ये माना जाता है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, पढ़े लिखे नहीं थे, आप ऐसा लिखेंगे कि ऐसा माना जाता है, आप ऐसे नहीं अपना ज्ञान देना शुरू कर दे। ठीक है, तो वो पढ़े लिखे नहीं थे, हम यहीं से डिक्टेटरशिप को दिखा रहे हैं ना। फिर इस अतः पढ़े लिखे नहीं थे, उसके बावजूद भी,
है ना, उसके बावजूद भी, यानी कि उसके जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं वो कैसे इतना मतलब चमत्कार दिखा सकता है, भाषा में इतना प्रवाह कैसे हो सकता है उसका। तो आप लिखेंगे कि पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद भी उनके काव्य में एक जादुई चमत्कार है। ठीक है, काव्य में क्या है, एक जबरदस्त या जादुई चमत्कार है। तो कई बार यहाँ पर आप लिख सकते हैं चमत्कार। तो कई बार आलोचकों के मन में भी इस चमत्कार को देख करके क्योंकि उनकी भाषा कैसी है, उनकी भाषा बहुत ज्यादा साफ सुथरी है, परिष्कृत है, तो कई बार आलोचकों में भी एक डाउट या संशय पैदा होता है इस चीज को लेकर के। ठीक है, इस चीज को लेकर के क्या होता है, संशय पैदा होता है कि भाई कबीर क्या वास्तव में बिना पढ़े लिखे थे। ठीक है, जिस तरीके से सूरदास को लेकर के होता है, ये इतना सूक्ष्म वर्णन कैसे कर दिया उन्होंने। तो लिखे इस चीज को कि कई बार आलोचकों में भी इस चीज को लेकर के संशय उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर आप लिखेंगे कि कबीरदास जी ने स्वयं इस चीज की घोषणा की थी। क्या कहा था उन्होंने कहा था, मसी कागद छो नहीं कलम गहरो नहीं हाथ, यानी मैंने कभी कागज नहीं छुआ और कलम को कभी मैंने गहियो यानी ग्रहण नहीं किया अपने हाथ में। तो डिक्टेटर ही हुए ना, फिर किसी को लिखवाते होंगे। ठीक है, तो इसके बाद में आप लिख सकते हैं कि उनका जो डिक्टेटरशिप है वो इसी बात में झलकता है कि वो बिना सोचे समझे, यदि आदमी कागज कलम छुएगा, कागज कलम पर लिखेगा तो सोचेगा कि मुझे क्या लिखना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं कि वो अपनी बात को इतने आत्मविश्वास के साथ चाहे पंडित हो चाहे मौलवी हो उनके सामने रख देते थे। ठीक है, पंडित और मौलवियों के सामने अपनी बात को क्या करते थे, रख देते थे। और आप लिखेंगे कि मतलब डिफरेंट शब्दों की, उर्दू की, फारसी की, ऐसी बाढ़ सी ला देते थे अपने शब्दों में कि यहाँ पर ये इसी से है कि भाई हम क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उर्दू फारसी के शब्दों की बाढ़ लाना, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग करना। तो यहाँ पर यह एक तरीके से यह दिखाता है कि वो बिल्कुल पूरी तरीके से उनकी विद्वता है, उनकी जो विद्वानता है वो है ये। आगे लिखेंगे कि दूसरा एक प्रमाण ये भी हो सकता है कि मतलब वो इस प्रकार का, हम ये भी कह सकते हैं कि वो इस तरीके के डिक्टेटर थे कि ऐसा व्यंग प्रहार करते थे किसी के ऊपर कि व्यंग प्रहार क्योंकि कैसे कर रहे हैं, बोली से कर रहे हैं, है ना, बोल कर रहे हैं। तो इस बोली को सुनकर के सामने वाला कई बार तिलमिला उठता था। क्या होता था, तिलमिला उठता था, यानी कि क्रोधित हो जाता था जब वो कहते थे किसी को धर्म के लिए, समाज के लिए। यहाँ पर तो आप कह सकते हैं कि पंडितों पर प्रहार करते हुए उन्होंने कई बार कहा कि वो वाला आप लिख सकते हैं, वही वाला जो वही पत्थर वाला है ना, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि भाई अगर पत्थर को पूज करके, है ना, ईश्वर मिलते तो मैं पहाड़ पूजने चल जाता हूँ। तो इस तरीके की बातें वो कहते थे। आप फिर मुस्लिम के लिए व्यंग लिख सकते हैं कि क्या कहते हैं, काकर पाथर जोड़ी के, वो वाला आप लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कि ये बहुत ही ज्यादा सीधी भाषा में प्रयोग करके सामने वाले को पूरी तरीके से जो है वो कर देते थे, तिलमिला देते थे। ये एक चीज हो गई। तीसरी चीज आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि कबीर जो है अलंकारों के मामले में साथ ही साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि बिंबात्मक जो इनका दृष्टिकोण है, यानी बिंबों के बारे में भी एक प्रकार से डिक्टेटर रहे हैं। जैसे इन्होंने दृश्य बिंब, यानी कि जो जिसको हम महसूस करने लगते हैं, दृश्य बिंब में इन्होंने काफी चमत्कारी कई बार चीजें कही हैं। ठीक है, इन्होंने आप लिख सकते हैं कि उलटबासी का इन्होंने जबरदस्ती प्रयोग किया है। आप लिख सकते हैं कि इन्होंने जो प्रतीकात्मकता है, प्रतीकों का सहारा लिया है उसका। तो यदि ये जो लिखते खुद तो ये प्रतीकात्मकता, उलटबासी, दृश्य बिंब आदि आदि इन सब चीजों को क्या कर सकते हैं, ये इन सब चीजों को नहीं बता सकते। तो इसका मतलब ये डिक्टेट करते थे। दूसरी चीज आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि कबीर एक मनमर्जी वाले कवि थे और बहुत ही ज्यादा मनमर्जी और मनमोजी में चलते थे, है ना। तो इन सब चीजें के चलते, व्यंग्यात्मक लहजे के चलते इनको कहा गया है कि ये भाषा के डिक्टेटर थे। आप ऐसा लिख सकते हैं।
की लोक भाषा का प्रयोग करते थे, अतः इनको वाणी के डिक्टेटर कहा जाता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं आचार्य द्विवेदी जी ने भी इस चीज को कहा है कि द्विवेदी जी कहते हैं कि भाषा पर तो कबीर का बहुत जबरदस्त अधिकार है, वे भाषा के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया। ठीक है, तो ऐसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा आप इन्हें देख सकते हैं, पंचमेल खिचड़ी आदि आदि का प्रयोग करते थे। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आप लिख लेंगे। बताइए ये क्वेश्चन आप लिख लेंगे या ना लिख लेंगे, बताइए फटाफट से। भारतीय हिंदू युग हेडिंग डाल लो और भारतीय हिंदू युग को शुरू कर देते हैं। बताइए, हाँ जी, सारे के सारे स्टूडेंट एक बार जरूर बताएं मुझे कि ये प्रश्न आप लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। भारतीय हिंदू युग माना ये जाता है कि ये युग जो है आपका 1850 से 1900 तक चला। अब आप ये देखिए कि इन महाराज जी कितनी मतलब महान कृत्य इन्होंने कर दिए होंगे कि इनके नाम पर ही युग रखा गया, युग का नाम रख दिया गया। जी बताएं एक बार, थोड़ा ठहर के। जन्मेजय लिख लोगे, सरिता, आरती, अभिषेक, कविता, तरुण, प्रियंका। जी बताइए, शिवानी लिख लोगे, एक बार बताएं सभी यस और नो करके। भारतीय हिंदू युग लिख लोगे विशाल, वेरी गुड। जन्मेजय, नहीं नहीं ये आरती ये वाला नहीं मैं कह रही, मैं पिछले की बात कर रही हूँ। मैं पिछला वाला जो सवाल मैंने आपको कबीर का प्रयागराज में, भाई यहाँ पे दिल्ली में बहुत ज्यादा ठंड है। बिल्कुल। पता नहीं मैम लिख पाएंगे या नहीं। मिहिर क्यों नहीं लिखोगे बच्चे, क्यों नहीं लिखोगे हैं? लिख के देखोगे तो लिख लोगे, है ना? लिख के देखोगे तो लिख लोगे आप ना, लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते? सारे पॉइंट्स तो मैंने बता दिया आपको। हाँ, आज मुझे भी फीवर हो गया वैसे, बट घर पे ही बैठ के पढ़ाना था तो मैंने सोचा कि घर पे बैठ के पढ़ाना है तो पढ़ा देते हैं। क्योंकि भाई इस हफ्ते हमने रिकॉर्ड बनाया, शायद कि हमने एक भी छुट्टी नहीं ली, शायद रिकॉर्ड बनाया, तो मैं उस रिकॉर्ड को कायम करने वाली थी। लिए क्या इस हफ्ते मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली ना? कोई ऑनेस्ट बच्चा बताए। चलिए जी। तो यहाँ पर देखेंगे आप, लिखे इसमें कि हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखे, लिखना शुरू करें। मैं भी डिक्टेटर बन जाती हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक माना जाता है। यह विदित है कि, क्योंकि कल ही हमने पढ़ा था कि मध्यकाल की जो बाउंड्री थी वो खत्म हुई, रीतिकाल खत्म हुआ और ये 1850 या 1857 से इसको माना जाता है। ठीक है, अच्छा कैसे लिखे ये समझ जाए। मिहिर मैंने अभी आपको सारी देर डिक्टेट करी बच्चे, कोई दिक्कत होती तो बताना आप मुझे। उत्तर आप मुझे मेल कर दो सरिता, यहाँ पे मेल कर दो, मैं उसे देख लूंगी। ओके, भले आपको वापस ना कर पाऊं बट मैं देख सबका ले रही हूँ आजकल। monica.example, ठीक है, आप मुझे यहाँ पर भेज दो उत्तर @gmail.com। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। विदित है कि आधुनिक विदित है कि हिंदी साहित्य में आधुनिक काल, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल 1850 से 1850 से शुरू होकर से शुरू होकर वर्तमान काल तक चल रहा है।
अभी तक भी आधुनिक काल ही है। विदित है कि हिंदी साहित्य में भारतेंदु काल या हिंदी साहित्य में आधुनिक काल, विदित है कि हिंदी साहित्य में आधुनिक काल 1850 से शुरू होकर वर्तमान तक चल रहा है। आगे लिखेंगे, आधुनिक काल खंड को भी कई उपखंडों में बांटा जा सकता है। आधुनिक कालखंड को भी कई उपखंडों यानी कई सब सेक्शंस में बांटा जा सकता है, जिनमें से सबसे पहला काल भारतेंदु युग है, जिनमें से सबसे पहला काल भारतेंदु युग है या उपखंड भारतेंदु युग है। ठीक है, कई उपखंडों में इसे भी बांटा गया है, जैसे आपका भारतेंदु है, द्विवेदी है। ठीक है, तो सबसे पहला काल क्या है? भारतेंदु युग है। लिख लिया? आगे लिखे, हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसा पहला युग जिसे किसी व्यक्ति के नाम पर रखा गया। हिंदी साहित्य के इतिहास में पहला युग जिसे किसी व्यक्ति के नाम पर रखा गया। अर्थात भारतेंदु जी का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था, भारतेंदु जी का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उनके नाम पर पूरे युग का नाम पड़ गया। समझ रहे हो? किसी के ऊपर नाम पड़ना माने कि बड़ी बात हो गई ना जीवन में। उनके नाम पर पूरे युग का नाम पड़ गया। भारतेंदु जी ने, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, भारतेंदु जी ने अपने साहित्यिक जीवन के अंतर्गत भारतेंदु जी ने अपने साहित्यिक जीवन के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी, जिसमें उन्होंने गद्य की कई विधाओं, नाटक, निबंध, रंगमंच आदि, गद्य की कई विधाओं, नाटक, निबंध, रंगमंच आदि पर अपना प्रभाव छोड़ा। आगे लिखे, पत्रकारिता के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा, पत्रकारिता के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा एवं हरिश्चंद्र मैगजीन
हरिश्चंद्र मैगजीन, आदि आदि शुरू कर, आदि शुरू कर एक परंपरा का निर्वहन किया, एक परंपरा का निर्वहन किया। हेडिंग डालेंगे भारतेंदु युग का नामकरण, भारतेंदु युग का नामकरण। लिखे इसमें यह ज्ञात है कि किसी भी युग का नामकरण दो आधारों पर किया जा सकता है, किसी भी युग का नामकरण दो आधारों पर किया जा सकता है। पहला युग की किसी प्रवृत्ति के आधार पर, युग की किसी कोई इतनी मतलब डोमिनेट प्रवृत्ति हो, जैसे आदिकाल, जैसे रीतिकाल, जैसे भक्ति काल, तो ऐसी प्रवृत्तियां थी इनके अंदर कि भाई भक्ति की सारी कविताएं लिखी जा रही है तो भक्ति काल रख देते हैं। तो या तो युग की किसी प्रवृत्ति के आधार पर या उस युग के किसी प्रभावशाली व्यक्ति के नाम पर, उस युग के किसी प्रभावशाली व्यक्ति के नाम पर। भारतेंदु युग का नामकरण, भारतेंदु युग का नामकरण दूसरे आधार पर, यानी प्रभावशाली व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो दूसरे आधार पर रखा गया, दूसरे आधार पर रखा गया। लिखे आगे। नेक्स्ट लिख लिया, डन। चलिए आगे। युग के भारतेंदु युग की, भारतेंदु युग की तत्कालीन परिस्थितियां, तत्कालीन परिस्थितियां, भारतेंदु युग की तत्कालीन परिस्थितियां। लिखे जिस समय हिंदी साहित्य में एक नया युग करवट ले रहा था, एक नया युग करवट ले रहा था, उस समय भारत में भी नई परिस्थितियां जन्म ले रही थी। जिस समय हिंदी साहित्य के युग में, हिंदी साहित्य के इतिहास में एक नया युग करवट ले रहा था, उस समय भारत के इतिहास में भी नई परिस्थितियां बन रही थी। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद, माने 1857 में यहां पर संघर्ष हुआ,
सैनिक विद्रोह। इसके बाद में हुआ क्या था कि जैसे परिस्थिति आई तो वहां से तो महारानी विक्टोरिया ने इनको भेजा था कि तुम कॉमर्स करने जाना, वाणिज्य करने जाना। इन्होंने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए। तो अब महारानी विक्टोरिया को मतलब क्राउन को क्या हो गया, ये शिफ्ट हो गया शासन, और इसका एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आ गया। यही हुआ ना। पर कुछ ज्यादा इसने किया नहीं, मतलब शोषण में कोई ज्यादा कमी आई नहीं, है ना। तो भारत के इस प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष के बाद महारानी विक्टोरिया का भारत पर अधिकार हो गया एवं वर्ष 1900 तक आते आते अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों के लिए कई सुधार कार्य किए, परंतु उनसे भी अंग्रेजों की स्वार्थ अभिलाषाएं ही पूरी होती दिखाई दे रही थी। परंतु उनसे भी अंग्रेजों की स्वार्थ अभिलाषाएं ही पूरी होती दिख रही थी। भारतीयों में अंग्रेजी हुकूमत से कल्याणकारी कार्य की उम्मीद थी। भारतीयों में अंग्रेजी हुकूमत से कल्याणकारी कार्य की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले वर्ष 1885 में क्या हुआ था, कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, सबसे पहले वर्ष 1885 में कांग्रेस की स्थापना के पश्चात भारतीयों को अंग्रेजों के औपनिवेशिक हितों का पता चला। ये क्या ही चाह रहे हैं, औपनिवेशिक हितों का पता चला। अतः भारतीय जनता के मन में ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक नकारात्मकता ने जन्म लिया। अतः 1857 से अच्छा, संगीता, हुआ क्या था इसमें, कहानी ये है बच्चे कि
दरअसल अच्छा, आपने इतिहास नहीं पढ़ा क्या? मैं मान के चल रही हूँ कि आपने इतिहास पढ़ा होगा, ठीक है, पर कोई बात नहीं, जिसने नहीं पढ़ा उसको बता देती हूँ। हुआ क्या था कि 1857 से पहले भी हालांकि जनता को तो पता ही था कि अंग्रेज जो है हमारे लिए अच्छे नहीं है, बट ये कुछ ही लोगों को पता था, ठीक है, जो बौद्धिक लोग थे। अब जो बेचारे ऐसे थे, उन्हें ये लगता था यही हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पूरी तरीके से द्वंदात्मक स्थिति 1857 में पैदा हुई। अब 1857 में जो स्थितियां पैदा हुई, उनका रिफ्लेक्शन ऑब्वियसली हमें साहित्य में दिखेगा ना। जो परिस्थितियां उस समय में बन रही थी, उनका हमें रिफ्लेक्शन साहित्य में, हम तो साहित्य पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि 1857 में जो क्रांति हुई, तो अंग्रेजों को ये लगा कि यार ये कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि उसे सरपास मतलब उसे दबा दिया गया, सप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया था क्रांति को, और सबको शांत करा दिया गया था। और इस क्रांति के कुछ ऐसे वो भी थे कि ये नॉर्थ इंडिया तक ही सीमित रही थी। पहली बात तो ये नॉर्थ इंडिया तक सीमित रही, इसकी कोई लिमिटेशन है, उत्तर भारत तक ही ये सीमित रही। दूसरा, इसके पीछे जो था ना, इसके पीछे जितने भी लोग इसमें शामिल थे, उनकी स्वार्थ था इसमें। क्या स्वार्थ था? जैसे आप देखेंगे कानपुर में, लखनऊ में, झांसी में, ठीक है, जो भी यहाँ पर या बिहार में जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उनके अपने कुछ पर्सनल रीजन थे। किसी को दत्तक पुत्र नहीं लेने दे रहा है कोई, किसी की जो संपत्ति है उसको राज्य ने मिला लिया, मतलब अपने में। एक डलहौजी एक लेकर के आए थे। डलहौजी क्या लेकर के आए थे? व्यपगत का सिद्धांत। ये आपने पढ़ा होगा इतिहास में, व्यपगत का सिद्धांत। इसके अंतर्गत क्या होता था कि जिसके अपना कोई उत्तरदायित्व नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसकी जमीन को, जैसे मान लिया किसी के अपना कोई सगा बेटा नहीं है, ठीक है, तो उसकी जमीन को अंग्रेजी राज्य में मिला लो। इसे कहा जाता है ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये सब पढ़ा होगा आपने। तो इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत बहुत सारी राजा रजवाड़ों को अपने यहाँ पर मिला लिया था, ठीक है। दूसरी बात क्या था कि उस समय पर जितने भी लोग लगे इनके साथ में, चाहे वो आपके बिहार से हो, चाहे वो आपके कुंवर हो, चाहे वो आपकी वो हो महारानी लक्ष्मीबाई, इन सब के अपने अपने स्वार्थ रीजन थे। तो ये फैल नहीं पाया बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये फैल नहीं पाया, तो अंग्रेजों के दिमाग में एक चीज सेट हो गई कि भाई ये अब ना गुस्सा कर सकते हैं, क्रांति कर सकते हैं, जो हमारे लिए ठीक नहीं है। कोई भी बनिया ना कभी लड़ना नहीं चाहेगा, सीधी बात। तो शांति से सब हो जाए, इनसे हड़प लो सब कुछ। तो इस करके रानी ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपकी टेक केयर करती हूँ, और मैं यहाँ पर मैं क्राउन के माध्यम से, यानी कि महारानी विक्टोरिया ने कहा कि मैं आज के बाद में भारतीयों को कोई दिक्कत नहीं होने दूंगी, और मैं अपना एक प्रतिनिधित्व वहां भेज देती हूँ, रिप्रेजेंटेटिव वहां भेज देती हूँ, वो अपना काम धाम देखेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे से। तो अब जब इतना हो गया, तो भारतीयों को भी बेचारों को लगने लगा कि कोई बात नहीं, इतनी बढ़िया बात कह रही है महारानी, और ऐसी कोई खराब औरत तो है नहीं। तो ऐसा करते हैं, हमें भी, हमारे लिए भी ना कुछ कुछ वो लोक कल्याणकारी योजनाएं अब चलाएगी। उन्हें लगा हमें राशन देगी, है, राशन कार्ड बनाएगी, आधार बनवाएगी, उनका बैंक खाते खुलवाएगी, है ना। उन्हें लगा ऐसा बेचारों को, बट हुआ कुछ नहीं। जो इन्होंने एक दो सड़क बनवाई, वो अपने लिए बनवाई, अपना माल वाल जाता रहे, कुछ ज्यादा हुआ नहीं। मतलब हालांकि थोड़ी बहुत चेंजेस आए, काउंसिल वगैरह बनाई गई, भारतीयों को भी रिप्रेजेंटेशन देने लगे, मतलब हुआ कुछ कुछ चीजें आगे। तो यहाँ पर क्या था, तो अब फिर बनाया हमने 1885। ये हमने अपना एक राजनीतिक वो बनाया संगठन, क्योंकि भारतीयों के पास कोई राजनीतिक संगठन नहीं था। हालांकि इसमें भी अंग्रेज अफसरों की काफी ज्यादा मतलब वो रही मदद, है ना। जैसे एओ ह्यूम, ये कौन थे? एओ ह्यूम ये भी आपके वही थे अंग्रेज अफसर। इन्होंने आइडिया दिया कि तुम्हारे पास एक अपना भी सरकारी होना चाहिए, राजनीति होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें। तो इन्होंने भाई लोगों को भी तब तक बौद्धिकता वगैरह नजर आने लगी। तो यहाँ पर जो 85 तक का जो देखोगे ना आप इतिहास, उसमें क्या है, राष्ट्रभक्ति के स्वर मिलते हैं। यानी कि यहाँ पर लोगों ने राष्ट्र या राष्ट्र जैसी संकल्पना को विकसित कर दिया था। और यही वो समय है जब हमारे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, वो क्या कह रहे, रोहू सब मिल के आऊ भारत बाई, हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाए। यानी अब वो सामूहिक रुदन की बात करेंगे यहाँ पर आकर। किसके अंदर करेंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा नाम का नाटक है उनका, आपने सुना। सामूहिक रुदन की बात करेंगे, यानी कि आओ सब मिलकर के रोते हैं, क्योंकि हमसे भारत की दुर्दशा नहीं देखी जा रही है। इसी समय पर भारतेंदु कहते हैं, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात है अति खुआरी। यानी कि अंग्रेजों ने क्या करा है, यहाँ पर बहुत राज रज लिया है, बहुत सुख साजों के साथ रज लिया है। पैधन विदेश चली जात है, यानी कि हमारा धन यहीं पर ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है वो काम आती है, कि भैया क्या हो रहा है, हमारा जो धन है वो बाहर की तरफ जाता है, और भारतीय क्या कर रहे हैं, भारतीय अंदर ही अंदर
बड़ी खुआरी में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये कहानी है, ये हमें साहित्य में कैसे दिखाई देगी कि इसी समय जो जो चीजें घट रही है वो हमें साहित्य में भी दिखाई दे रही है, ठीक है जी। ये चीज लिख लिया आपने। तो आपने क्या लिखा, कहाँ तक सेंटेंस लिखा, कहाँ तक सेंटेंस लिखा, मुझे बताओ एक बार, बताओ। एक बार सेंटेंस बताइए क्या है। बताइए। हो गया। जी लिख लिया। नकारात्मकता ने जन्म ले लिया, ओके। आगे लिखिए। इसलिए इसलिए इस युग में, इस युग में जन्म लिया 1857 से, हाँ ऐसे लिखे, 1857 से 1885 तक, 1857 से 1885 तक राष्ट्रभक्ति के, राष्ट्रभक्ति के स्वर, राष्ट्रभक्ति के स्वर कविता में ज्यादा प्रभावी हो गए। याद आ गया कि हमें राष्ट्रभक्ति करनी है। नकारात्मकता ने जन्म ले लिया, इसलिए 1857 से 1885 के दौरान कविता में राष्ट्रभक्ति के स्वर ज्यादा प्रभावी हो गए। आगे लिखेंगे। पैरा चेंज कर, वस्तुतः, वस्तुतः जब भारत में पाश्चात्य यानी वेस्टर्न, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान का परिचय हुआ, का परिचय हुआ, तो भारत के, तो भारत, तो जैसे जैसे वेस्टर्न आए, वेस्टर्न हमें चीजें पता चली, ज्ञान विज्ञान, मैगजीन निकल रही है, अखबार निकल रहे हैं, लोगों में चीजें स्प्रेड हो रही हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई तर्क करो, विवेक करो, सहिष्णुता, न्यायप्रियता, व्यक्ति, इन सबको महत्व दिए जाने लगा, है ना। आधुनिक काल में मानव ही तो है बीच में, केंद्र में। वस्तुतः जब भारत में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का परिचय हुआ तो भारत में मानवता, मानव, तो भारत में मानव केंद्रित चिंतन, मानव केंद्रित चिंतन, न्याय, समानता आदि पर, आदि पर विचार किया जाने लगा, आदि पर विचार किया जाने लगा।
भारतेंदु युग से, भारतेंदु युग से हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य में आधुनिकता का उदय होता है, आधुनिकता का उदय होता है, जहां जहां आस्था की जगह तर्क को, जहां आस्था की जगह तर्क को केंद्र में रखा गया, एवं एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने साहित्य में जन्म लिया, एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने साहित्य में जन्म लिया, जिसने साहित्य की दशा और दिशा, जिसने साहित्य की दशा और दिशा दशा और दिशा को बदल दिया, दशा और दिशा को बदल दिया। लिख लिया आप लोगों ने? डन? लिख लिया? चलिए आगे थोड़ा और कर लो चीजों को, आगे भी तो करना है ना। आगे लिखे, भारतेंदु युग की साहित्यिक प्रवृत्तियां, भारतेंदु युग की साहित्यिक प्रवृत्तियां, फटाफट लिखो। फौजी पीसीएम अभी तो नहीं बदलेगा बच्चे, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, यूपीएससी में तो अभी नहीं बदलेगा। लिखिए, भारतेंदु युग की साहित्यिक प्रवृत्तियां, भारतेंदु युग की साहित्यिक प्रवृत्तियां। लिखिए, देखो इसमें पहला भावगत विशेषताएं, इसको खत्म कर लेते हैं संगीता जी। ठीक है, इस वाले को खत्म कर लेते हैं, फिर करना आ पा रहा। भावगत विशेषताएं लिखे। पहला, सबसे पहला राजभक्ति एवं राष्ट्रभक्ति। इसमें भावगत विशेषता में पहला है राजभक्ति एवं राष्ट्रभक्ति, राजभक्ति एवं राष्ट्रभक्ति। लिखे, भारतेंदु युग की शुरुआत में, भारतेंदु युग की शुरुआत में भारतेंदु युग की शुरुआत में
कवियों का ब्रिटिश सरकार के प्रति कुछ कवियों का ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति का भाव था। इसका कारण यह है कि वे अंग्रेजी साम्राज्य की इस स्वार्थ लोलुपता को समझ ना पाए, हालांकि अंग्रेजी हुकूमत ने भारतीयों के प्रति कुछ नरमी जरूर बरती थी, परंतु उसके पीछे भी उनकी स्वार्थपरकता ही थी। हालांकि अंग्रेज हुकूमत ने भारतीयों के प्रति नरमी जरूर बरती थी, परंतु उसके पीछे भी उसकी स्वार्थपरकता ही थी। अतः इस युग में एक तरफ जहां महारानी विक्टोरिया, क्योंकि इनसे बड़ी आशा थी लोगों को, बेचारों को, तो कुछ कवियों ने इनकी प्रशंसा में भी लिख डाला। एक तरफ जहां महारानी विक्टोरिया की प्रशंसा के भाव मिलते हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीयों के द्वारा राष्ट्र प्रेम पर भी कविताएं लिखी गई। ये लिख लेना, अंग्रेज राज सुखसाज है, सुखसाज सजे सब भारी। अंग्रेज राज सुखसाज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात है। भाई आज वो इकोनॉमी वाली क्लास नहीं ले पाऊंगी, मतलब तबीयत बहुत खराब हो रही है। ठीक है, कल करेंगे उसे। यह आप में से अगर कोई हो वहां का तो थोड़ा बता देना बच्चों को। अति खुआरी है ना, अति खुआरी लिख लिया। डन।
लिख लिया? ओके, आगे लिखेंगे। इस युग के कवियों के पास, इस युग के कवियों के पास एक तरफ एक तरफ तत्कालीन समस्याएं हैं, तत्कालीन समस्याएं हैं, और इन समस्याओं से उबरने के लिए और इन समस्याओं से उबरने के लिए उन्हें उन्हें आंसू के अलावा कोई रास्ता नहीं मिलता। आंसू के अलावा कोई रास्ता नहीं मिलता। इसलिए, बस ये लास्ट लिख लो, इसलिए वे भारत की दुर्दशा पर इसलिए वे भारत की दुर्दशा पर आंसू बहाने पर आंसू बहाने को विवश है। आंसू बहाने को विवश है। और क्या कहते हैं कि रोवहु रोवहु सब मिलके रोवहु सब मिलके आवहु भारत भाई, आवहु भारत भाई, आओ भारत के लोगों, सब मिलकर के रोते हैं, सामूहिक रुदन, ठीक है। भारत भाई, हा 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 हा, भारत दुर्दशा देखी न जाए, भारत दुर्दशा देखी न जाए, यानी कि भारत की जो दुर्दशा है वो अब हमसे देखी नहीं जा रही है। इसमें आपका यही अभी भावगत विशेषताएं भी बचा है, शिल्पगत भी बचा है, और भारतेंदु मंडल भी बचा है, ठीक है। ये चीजें हैं। लास्ट लाइन, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाए, ये सब क्या है? ये सामूहिक रुदन है, जो सामूहिक रुदन भारतेंदु मंडल के लोग कर रहे हैं बैठ करके, ठीक है। जो सामूहिक रुदन कौन कर रहे हैं? भारतेंदु के लोग कर रहे हैं बेचारे। मतलब इतनी परेशानी इनको हो गई है अभी कि यहाँ पर इनको इनके लिए अब कोई रास्ता नहीं रह गया है, इनके लिए अब कोई रास्ता नहीं रह गया है। अतः ये अपने आप में इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि इनके समक्ष अब यदि कोई रास्ता है तो वो केवल और केवल आंसुओं का है। और आंसुओं के इस रास्ते पर चलते हुए ये सामूहिक रुदन की इस संकल्पना को बता रहे हैं। और इनका यही कहना है कि भाई अब हमारे पास में, जैसे कई बार नहीं होता, आदमी के पास में रोने के अलावा कुछ नहीं बचता, ठीक है, तो वो रोता है उस समय बैठ करके, ठीक है। ऐसा लगता है इससे से कुछ हो जाएगा, तो ये वही कर रहा है कि ये रो रहा है बैठ करके। सबके सब लोग सामूहिक रुदन की संकल्पना पर विश्वास कर रहे हैं और उसी के माध्यम से ये रो रहे हैं, ठीक है जी। तो ये चीजें हैं, इनको हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कल आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। थैंक यू विशाल जी, थैंक यू सरिता जी। ये इन्होंने, मिहिर ने भेजा है, आप लिख लीजिए, मिहिर भी अच्छा काम कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।
हाँ, आज नहीं है जन्मेजय जी, आज नहीं ले पाऊंगी इकोनॉमी वाली क्लास, आप कर लीजिए कुछ काम कर।